10 क्लास का ऑब्जेक्टिव हल करने में पूरा तरह से काम आने वाला है। ठीक, इसी रूप हम लिख दिए क्लास 10th मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। जितना भी लिखे हैं सब ऑब्जेक्टिव हल करने में काम आएगा, ठीक है। और प्रमाण के साथ देखना आएगा, क्योंकि कल एग्जाम है ना 10 क्लास का, मैथ एग्जाम कल है ना। कल जब एग्जाम हो जाएगा तो परसों तो लोग आओगे क्लास करने यहाँ, तो परसों क्वेश्चन लेते आना। देखिए जितना हम बता रहे हैं उसमें से कितना क्वेश्चन आता है सब दिखा देंगे। जैसे पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को क्या कहते हैं? कलन विधि कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, इसी को हम लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। किसी परिमेय संख्या और किसी अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय को अगर गुना करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या ही होगा। किसी परिमेय संख्या को यदि, यानी किसी परिमेय संख्या में पी बटे क्यू जो परिमेय संख्या होता है, किसी परिमेय संख्या में यदि हर का गुणनफल मतलब नीचे वाले का मान गुणनखंड करके जो कटना कटा देंगे, इसके बाद हर का जो गुणनखंड होगा अगर 2 पे पावर कुछ हो जाए, कुछ भी, या 5 पे पावर कुछ हो जाए, यानी 2 पे पावर m या 5 पे पावर m, या नहीं तो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। और अगर इस रूप में नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? अशांत। एक घातीय बहुपद, कितने घात का बहुपद? एक घातीय बहुपद जिसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी का आरेख यानी आलेख एक सरल रेखा होता है। ठीक, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार 2 घात का बहुपद है तो द्विघात बहुपद, 3 घात का बहुपद है तो त्रिघात बहुपद। और जो बहुपद जितना घात का होता है उसका अधिक से अधिक उतना ही हल होता है, चाहे उतना ही शून्यक होता है। ठीक, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका अधिक से अधिक कितना हल होता है? 2 हल होता है। हल या शून्यक है ना, या मूल, एक ही बात हो। ठीक है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा? तो 3। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। और त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक क्या शून्यक होता है? 3। मतलब सिंपल बात, एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। एक घात वाले बहुपद का अधिक से अधिक एक हल होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसका अधिक से अधिक 2 घात होता है, अधिकतम 2 शून्यक होता है। ठीक है। और 3 घात वाले बहुपद का व्यापक रूप 3 घात वाले बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका अधिक से अधिक घात 3 होता है, अधिक से अधिक शून्यक 3 होता है। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या निकालते हैं? तो किसी भी 2 संख्या क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं, महत्तम समावर्तक HCF। ठीक है। फिर किसी द्विघात बहुपद के अगर 2 शून्यक, एक ठो अल्फा हो और एक ठो क्या हो? बीटा हो, दिया हुआ हो। ठीक, यानी किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा दिया गया हो, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0 होता है। या इसी को हम लोग कहते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स और जोड़ मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस सूत्र पे भी प्रश्न बहुत आता है। अच्छा देखो, इस कॉन्सेप्ट पे तो 100% परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा। किसी भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर, देखो एक ठो एक्स एक ठो क्या है? वाई। युग्म मतलब जोड़ा, एक ठो ऊपर वाला एक ठो नीचे वाला हुआ। मतलब किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 अगर दिया गया है। और इसमें कंडीशन देखो, 3 कंडीशन बताए हैं हम। पहला कंडीशन कि यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, मतलब जो 2 को दिया रहेगा ना उसमें यहाँ वाले का मान बटे यहाँ वाले का मान अगर बराबर नहीं हुआ यहाँ वाले का मान बटे यहाँ वाले के मान के, ठीक है, मतलब a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, तो इस स्थिति में इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा, ठीक है, जो संगत हल होगा, अविरोधी भी होगा, और इसका ग्राफ क्या होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ऐसा एक दूसरे को काटेगा इस कंडीशन में। ठीक,
दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2, मतलब यहाँ वाले का मान बटे यहाँ वाले का मान बराबर हो जाए, यहाँ वाले का मान बटे यहाँ वाले का मान वो भी बराबर हो जाए, यहाँ वाले का मान बटे यहाँ वाले का मान। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, लागू हो जाए, तो इस स्थिति में इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, जितना हल निकलना चाहो उतना निकल जाएगा। ठीक है, जो संगत भी होगा, आश्रित हल होगा, और इसका ग्राफ क्या होगा, तो संपाती रेखा होगा, मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी आ जाएगा, मतलब इसका जो निकलेगा उसी पर इसका भी निकल जाएगा। ठीक, कंडीशन नंबर 3 कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1/c2, मतलब यहाँ वाले का मान बटे यहाँ वाले का मान बराबर हो जाए, यहाँ वाले का मान बटे यहाँ वाले का मान, लेकिन ये बराबर नहीं हो यहाँ वाले का मान बटे यहाँ वाले का मान। अगर यह कंडीशन लागू हो जाए तो इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जो असंगत एवं विरोधी होगा, और इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रश्न खूब, जैसे पहले प्रश्न पूछा है क्या कि दो संपाती रेखाओं का युग्म होता है या हल होता है, तो क्या होता है, दो संपाती रेखाओं का हल क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। या पूछ देगा दो संपाती रेखा का हल कैसा होता है, तो आश्रित होता है या संगत होता है। या जैसे मान प्रश्न पूछ देगा क्या अद्वितीय हल होने पर ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। इसमें से घुमाते फिरते प्रश्न पूछते रहता है, समझ में आया। इसके बाद उसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर जैसे दो चर है ना, अगर रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, सीधी रेखा होगा। ठीक, अब ऐसे ही मान लो कि एक तो पहला और दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। इस स्थिति में तुम लोगों को हम वज्र गुणन विधि सिखाए थे ना, एक सिखाए थे प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वज्र गुणन विधि, एक ग्राफीय विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि में सूत्र x बराबर क्या होता है, तो b1c2 माइनस b2c1/a1 b2 माइनस a2 b1 होता है, और y का मान निकालने का सूत्र होता है c1a2 माइनस c2a1/a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। कोई दिक्कत इतना तक में? ठीक, कर होंगे, सभी आयत क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी समकोण त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यानी रूप एक तरह का होता है। त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने पर, जब किसी त्रिभुज का कोई एक भुजा बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो जो बहिष्कोण बनता है वह त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात देखो ऐसे मान लो ये सपोज करो त्रिभुज है, इसका एक भुजा बढ़ा देंगे तो यहाँ बहिष्कोण बनेगा ना, यह बहिष्कोण त्रिभुज के इस कोण और इस कोण के योग के, दोनों को जोड़ेंगे जितना होगा उतना अकेला ये होगा। इसी को कहते हैं त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। फिर देखो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, प्रश्न पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। फिर यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कोई दो त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज दो त्रिभुज अगर है, कह रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात a अनुपात b है और उसका भुजा का अनुपात तुमसे मांग रहा है, तो सिर्फ क्या करना है, जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा उस दोनों का वर्गमूल निकाल देना, वो तुम्हारा हो जाएगा। जैसे प्रश्न मालूम कह देगा कि किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल कर देंगे 4 और 9 का कर देंगे तो जाएगा 3, तो 4:3 हो जाएगा। समझ में आया। फिर यदि दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात a अनुपात b दिया हुआ हो और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, मतलब भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो सिर्फ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे कह देगा दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 4:9 हो जाएगा। ठीक, सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है, जितने भी सर्वांगसम आकृति वो सब समरूप होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण, यहाँ को लिखा गया है कोण, बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं भी बराबर होती है और सभी कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। सभी कोण शारीरिक होता है और सब भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आगे देखो।
होंगे, सभी आयत क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी समकोण त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यानी रूप एक तरह का होता है। त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने पर, जब किसी त्रिभुज का कोई एक भुजा बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो जो बहिष्कोण बनता है वह त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात देखो ऐसे मान लो ये सपोज करो त्रिभुज है, इसका एक भुजा बढ़ा देंगे तो यहाँ बहिष्कोण बनेगा ना, यह बहिष्कोण त्रिभुज के इस कोण और इस कोण के योग के, दोनों को जोड़ेंगे जितना होगा उतना अकेला ये होगा। इसी को कहते हैं त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। फिर देखो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, प्रश्न पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। फिर यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कोई दो त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज दो त्रिभुज अगर है, कह रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ए अनुपात बी है और उसका भुजा का अनुपात तुमसे मांग रहा है, तो सिर्फ क्या करना है, जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा उस दोनों का वर्गमूल निकाल देना, वो तुम्हारा हो जाएगा। जैसे प्रश्न मालूम कह देगा कि किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल कर देंगे 4 और 9 का कर देंगे तो हो जाएगा 3, तो 4:3 हो जाएगा। समझ में आया। फिर यदि दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात ए अनुपात बी दिया हुआ हो और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, मतलब भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो सिर्फ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे कह देगा दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 2 दूना 4 3 तिहाई 9, 4:9 हो जाएगा। ठीक, सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है, जितने भी सर्वांगसम आकृति वो सब समरूप होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण, यहाँ को लिखा गया है, कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं भी बराबर होती है और सभी कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। सभी कोण शारीरिक होता है और सब भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आगे देखो। उसी प्रकार से दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर, इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 y2 दिया रहने पर, इसके मध्य बिंदु मतलब दोनों बराबर है, बीच का बिंदु का नियामक सूत्र होता है x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2। मतलब यहाँ वाले का मान जोड़ यहाँ वाले का मान बटे 2, यहाँ वाले का मान जोड़ यहाँ वाले का मान बटे 2। दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को यदि p बिंदु m अनुपात n में विभाजित करती है, ऐसे यहाँ पे x1 y1 x2 y2 इसको p बिंदु m अनुपात n में काटता है, तो इसका नियामक क्या होगा, इसका नियामक को कहते हैं अंतः विभाजन सूत्र, जिसका सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और जो कोमा देकर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है। किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष, कोई त्रिभुज के अगर तीन शीर्ष हो a b और c और इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो त्रिभुज के तीन शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए रहने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र हो जाता है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और होंगे सभी आयत क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी समकोण त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यानी रूप एक तरह का होता है। त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने पर, जब किसी त्रिभुज का कोई एक भुजा बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो जो बहिष्कोण बनता है वह त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात देखो ऐसे मान लो ये सपोज करो त्रिभुज है, इसका एक भुजा बढ़ा देंगे तो यहाँ बहिष्कोण बनेगा ना, यह बहिष्कोण त्रिभुज के इस कोण और इस कोण के योग के, दोनों को जोड़ेंगे जितना होगा उतना अकेला ये होगा। इसी को कहते हैं त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण त्रिभुज के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। फिर देखो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, प्रश्न पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। फिर यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कोई दो त्रिभुज है,
कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर है, कह रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात a अनुपात b है और उसका भुजा का अनुपात तुमसे मांग रहा है, सिर्फ क्या करना है, जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा उस दोनों का वर्गमूल निकाल देना, वो तुम्हारा हो जाएगा। जैसे प्रश्न मान लो कह देगा कि किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 अनुपात 9 है, तो उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल कर देंगे 4 और 9 का कर देंगे तो हो जाएगा 3, तो 4 अनुपात 3 हो जाएगा। समझ में आया? फिर यदि दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात a अनुपात b दिया हुआ हो और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, मतलब भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो सिर्फ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे कह देगा दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 4 अनुपात 9 हो जाएगा। ठीक, सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है, जितने भी सर्वांगसम आकृति वो सब समरूप होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण, यहाँ को लिखा गया कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं भी बराबर होती है और सभी कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। सभी कोण शारीरिक होता है और सब भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे देख सकते, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सवाल सब है। इसका ऑब्जेक्टिव फार्मूला जो होता है सो उसमें हमने फिगर डाल दिया है, समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति का थीटा का मान, फार्मूला जितने भी है सभी इसमें रखा हुआ है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को वृद्धि करने में सहयोग करें। धन्यवाद।